टेररिज्म, वायलेंस, वॉर। जब भी हम किसी ऐसे वर्ड को सुनते हैं तो मन में सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान। यस, पाकिस्तान, अ कंट्री फुल ऑफ टेररिज्म। पर आज बात करते हैं पाकिस्तान पे सडनली आए इकोनॉमिक क्राइसिस की। कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी वहाँ की सरकारों की तरह डूबती जा रही है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सत्यम गिल। तो बात शुरू होती है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर पिछले साल के मुकाबले 47% तक बढ़ गई है। जैसे कि जो चीज पिछले साल 100 रुपए की मिल रही थी वो चीज अब 147 रुपए की मिलेगी। ये बात खुद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 22 मार्च 2023 को डेटा रिलीज करके बताई है। अगर इस डेटा की बात करें तो डीजल का दाम पिछले साल के मुकाबले लगभग 103% तक बढ़ गया है और पेट्रोल का दाम 81.17% तक बढ़ गया है। और वहीं बात अगर खाने पीने की चीजों की जाए तो गेहूं का आटा 121%, प्याज 228%, केला 90%, अंडा 80%। आपके समझाने के लिए मैंने अप्रोक्स परसेंटेज बताई है, बाकी एग्जैक्ट डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13 फरवरी 2023 इंडिया.com के एक आर्टिकल की माने तो जो दूध भारत में 60 से 70 रुपए पर लीटर बिकता है वही दूध पाकिस्तान में 200 रुपए पर लीटर तक बिक रहा है। नव भारत टाइम्स ने 10 जनवरी 2023 को पाकिस्तान में बिक रही खाने पीने की चीजों के दामों का कंपैरिजन उनके 2022 के दामों के साथ करते हुए एक लिस्ट जारी करी थी, जिसमें प्याज का दाम 220 रुपए था जो 2022 में केवल 36 रुपए में बिकता था। सरसों का तेल 532 रुपए लीटर जो 2022 में 374 रुपए पर लीटर था। साधारण नमक का 800 ग्राम का पैकेट 48 जो 2022 में 32 रुपए का होता था। बासमती चावल 146 रुपीस पर केजी जो पहले 100 रुपीस पर केजी तक बिकता था। केला 119 रुपीस पर डजन जो 2022 में 82 रुपीस पर डजन तक बिकता था। ब्रेड का पैकेट 89 रुपीस जो 2022 में 65 रुपीस तक बिकता था। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो केला भारत में आमतौर पर 50 to 60 रुपीस पर डजन तक मिल जाता है वही केला पाकिस्तान में लगभग 120 रुपीस का मिल रहा है। कुछ लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि भारत का रुपया पाकिस्तान के रुपयों से 2 गुना या फिलहाल तो 3 गुना मजबूत है, तो जो चीज यहाँ पर 100 रुपए की मिलती है पाकिस्तान में तो वो 300 की ही मिलेगी। हाँ, भारत का रुपया पाकिस्तान के रुपये से मजबूत जरूर है, पर किसी भी चीज का दाम एक देश में सिर्फ उसकी पैसों की मजबूती पर निर्भर नहीं करता। सर जॉन लोकी, जो कि एक फेमस फिलोसोफर थे, उन्होंने ईयर 1691 में इकोनॉमिक राइटिंग नाम की बुक में सबसे पहले बताया था कि किसी भी चीज का दाम उसके डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करेगा। उन्होंने खुले तौर पर शब्द डिमांड एंड सप्लाई का यूज नहीं किया, पर उनकी किताब में एक लाइन कुछ इस तरीके से थी, द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी राइजेस और फॉल्स बाय द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ बायर्स एंड द सेलर्स। और डिमांड एंड सप्लाई रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज की सप्लाई या अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट का दाम अपने आप बढ़ने लगेगा। इसको आप पाकिस्तान में चल रही गेहूं के आटे की किल्लत से समझ सकते हैं। पाकिस्तान का बहुत सारा गेहूं अफगानिस्तान में स्मगल किया जा रहा था। रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते रशिया से भी गेहूं आना कम हो गया था। कुछ सुनामी की वजह से खराब हो गया और बचे हुए गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन सही से ना करने की वजह से गेहूं की कमी हो गई। पर गेहूं का आटा खाने वाले उतने ही हैं, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि गेहूं की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से आज पाकिस्तान में गेहूं का आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। और गेहूं के आटे की कमी इस कदर है कि लोग आटे से भरे ट्रक को लूट रहे हैं, आटा लेने के लिए लड़ रहे हैं और कुछ लोगों की तो मौत हो गई क्योंकि भीड़ बेकाबू होने से भगदड़ मच गई और पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ क्यों। इस क्राइसिस के पीछे काफी सारी वजहें हैं, जैसे कि पहला, हाई इन्फ्लेशन एंड फूड क्राइसिस। दूसरा, हाई इंडेप्थनेस मतलब पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज। तीसरा, राइजिंग टेररिज्म मतलब बढ़ता आतंकवाद। चौथा, 2022 फ्लड्स। पांचवा, इंस्टेबल और वीक गवर्नमेंट मतलब कमजोर सरकार। आइए इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। जैसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। पाकिस्तान में काफी सारे बिजनेसेस ठप हो चुके हैं क्योंकि बढ़ती कीमतों की वजह से कच्चा माल खरीदना भी नामुमकिन सा हो गया है
और इसी वजह से पाकिस्तान में सप्लाई चेन भी खराब हो गई है और महंगाई की वजह से देश में हाहाकार मच रही है। 12 मार्च 2023 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज करते हुए बताया कि साल 2023 में इन्फ्लेशन लगभग 27 से 29% के बीच रह सकती है, जो कि बहुत ज्यादा है। हाई इंडेप्थनेस। अब अगर बात करें पाकिस्तान पर कर्ज की, तो पाकिस्तान बेस्ड न्यूज पेपर डाउन के अकॉर्डिंग पूरे पाकिस्तान पर कर्ज लगभग 55 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीस का है, जो जनवरी 2022 में केवल 42.39 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीस का था, जिसमें 4 ट्रिलियन का कर्ज तो केवल इसी साल जनवरी में बढ़ा है। पाकिस्तान का रुपया इंटरनेशनल मार्केट में इतना गिर चुका है कि अब किसी दूसरे देश से सामान इंपोर्ट करने से पहले पाकिस्तान को 100 बार सोचना पड़े, क्योंकि एक्सचेंज रेट्स यूके वेबसाइट के अकॉर्डिंग जहां 2022 में पाकिस्तान के रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले एवरेज 241 थी, वही अब 2023 में 31 मार्च को लगभग 284 रुपए रह गई है। इसी वजह से पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट लगभग 20.69 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीस है और वहीं बात करें डोमेस्टिक डेब्ट की, तो वो लगभग 34.3 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीस हो गया है। 23 फरवरी 2023 द गार्जियन वेबसाइट के अकॉर्डिंग चाइना ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने पहले ही चाइना से $30 बिलियन का लोन लिया हुआ है। और अब पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से भी $1.1 बिलियन बेल आउट फंड रिलीज करने की गुहार लगा रहा है, जो कि एक पार्ट है $6 बिलियन पैकेज का, जिसको IMF ने 2019 में पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखकर अप्रूव किया था, जिसमें से एक हिस्सा साल 2022 में भी दिया गया था। टेररिज्म। अब बात करते हैं पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद की। जब भी आतंकवाद की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है, चाहे वो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुआ मशहूर 9/11 हमला हो, या 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट, या 2008 का वो मुंबई अटैक जिसमें लगभग 174 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, और पुलवामा अटैक जिसको पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। ऐसे ही बहुत सारे आतंकवादी हमलों में उन आतंकवादियों का नाम आता है जिनको पाकिस्तान ने अपने देश में शह दी हुई है, और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये सब आतंकवादी नहीं है, बल्कि अच्छे लोग हैं जो किसी खास वजह से लोगों की जान ले रहे हैं। पर इसी पाकिस्तान को आज खुद आतंकवाद से लड़ना पड़ रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं या सरेआम किसी को गोली मारी जा रही है। वो भारत में एक मशहूर कहावत है ना, जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब आप खुद दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं तो आपका देश भी इससे कैसे सुरक्षित रह सकता है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान में एक नया आतंकवादी संगठन पनप रहा है, या कह सकते हैं कि महामारी की तरह फैल रहा है, जिसका मकसद है पाकिस्तान में अपनी सरकार बनाना, या ऐसा ना होने पर जगह जगह आम लोगों की हत्या करना। स्टैनफोर्ड की 2022 की रिसर्च में बताया गया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान, जो बना तो 2007 में था, पर अब हाल फिलहाल में उसने बहुत सारे आतंकवादी हमले किए हैं पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में तालिबान का सरोवर बनने के बाद अब तहरीक-ए-तालिबान और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है, और इस संगठन के सिर्फ 3 लक्ष्य हैं कि पहला, पाकिस्तान में टोटली शरिया लॉ लागू हो, दूसरा, पाकिस्तान में इन्हीं की सरकार हो, तीसरा, ये संगठन पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट की माने तो आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद का शिकार होता जा रहा है। फ्लड्स इन पाकिस्तान। अब बात करते हैं 2022 में आई सुनामी की। अगर यूनिसेफ रिपोर्ट की माने तो 10 मिलियन लोगों के पास पाकिस्तान में पीने का पानी भी नहीं है, और लगभग 20.6 मिलियन लोग, जिसमें 9.6 मिलियन सिर्फ बच्चे हैं, उनके पास सही खाना भी मौजूद नहीं है और कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। और मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही है। इसी रिपोर्ट को आगे पढ़े तो पता चलता है कि 33 मिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी इस फ्लड की वजह से अफेक्ट हुई है। साथ ही साथ 1700 लोगों की मौत भी हुई है, और लगभग 2.2 मिलियन लोगों के घर बर्बाद हो गए, या ऐसी हालत हो गई कि उस घर में रहना अब नामुमकिन है। द डिप्लोमेट की 30 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3000 किलोमीटर तक की रोड और हंड्रेड्स ऑफ ब्रिजेस यानी पुल भी इस फ्लड में बह गए, और ये नंबर 13,000 किलोमीटर का हो गया। मतलब सरकार द्वारा बनाई गई 13,000 किलोमीटर तक की सड़कें इस फ्लड की वजह से तहस नहस हो गई। और वहीं बात अगर पेड़ पौधे और फसलों की जाए तो लगभग 5.5 मिलियन एकड़ तक की जमीन पर पेड़ पौधों से लेकर फसलों तक सब कुछ तहस नहस हो गया है।
अगर इस फ्लड के बारे में विकिपीडिया पर सर्च करते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान को इस फ्लड की वजह से ऑलमोस्ट 14.9 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है और 15.2 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। ये इतना बड़ा लॉस है जिससे पाकिस्तान को उभरने में काफी साल लगेंगे। इनस्टेबल और वीक गवर्नमेंट, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी मजबूत सरकार नहीं बनी है और सेना ने बहुत बार तख्ता पलट करके मनमर्जी के शख्स को पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाया है और आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया है। जबकि हाल फिलहाल की इमरान खान की सरकार को माना जा रहा था कि ये सरकार जरूर अपने 5 साल का टेन्योर पूरा करेंगे, पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नाम की पार्टी ने पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इमरान खान की सरकार गिरा दी और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का न्यू प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया और इसी वजह से इमरान खान केवल 3 साल 7 महीने और 23 दिन के प्राइम मिनिस्टर बन पाए। पाकिस्तान में सेना ने बहुत बार तख्ता पलट किए सरकार के, कुछ तख्ता पलट कामयाब नहीं हुए पर 4 बार सेना तख्ता पलट करने में कामयाब रही, जो है साल 1958 से 1971 तक, 1977 से 1988 तक और 1999 से 2008 तक। पाकिस्तान में इस कदर कमजोर गवर्नमेंट को देखते हुए वहां की नेशनल असेंबली में 2010 में 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसमें प्रेसिडेंट की एक पावर छीन ली गई। इसके बाद प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट को एक तरफा भंग नहीं कर पाएंगे। पर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मिलिट्री अभी भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रही है और आर्मी द्वारा मुझे धमकी दी गई है कि या तो दोबारा से इलेक्शन करवाओ या पीएम की कुर्सी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अगर सही समय रहते राइट डिसीजंस लिए होते तो शायद पाकिस्तान में आज ये हालत पैदा ना होते। So that's it for this video. If you found this video informative, please comment down below. Thank you so much.